इतना शायराना इंट्रोडक्शन मेरा कभी किसी ने बहुत छोटा इंट्रोडक्शन इस जीवन में किसी ने नहीं किया था। The kind of work that we do, it's a job of storytelling, but it's not the most important job in the world. Yes. Let's face it. How does an artist, and by an artist I'm not just saying an actor, सर आप MMS बना रहे हैं, अब जैसे आपने तैयारी की है अपने सवालों की, ये सवाल मैंने देखे नहीं है, लेकिन इनका जवाब देने के लिए अगर मैं पहले से होमवर्क करके आऊँ, तैयारी करके आऊँ, तो शायद मैं उतना ईमानदार नहीं हूँ बिल्कुल अपनी जवाब के प्रति। इसलिए मैंने आपको सवाल पहले ही भेजे हैं। आपने मुझे ईमानदार रहने में जो मेरी मदद की है, थैंक यू सो मच। जब मैं आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे लगा कि हाँ ये शायद मेरा मिगेल हो सकता है, ये शायद बकरियों के साथ काम कर सकता है ये इंसान। कि आपको अगर किसी ने इस तरह की चॉइस दी होती कि विनय तुम्हारा फ्यूचर सेट है, तुम्हें जो करना है करो, तब आप क्या चुनते? People who don't know you personally but have seen you on the screen, I mean you come across as a very soft person with so much comedic generosity. और Bukowski जो है, I mean for me he's got a dark lucidity, a very wounded persona. So ये connection क्या है? Do you read him? Was that like a one-off post? I want to ask you something which I have noticed across all your roles. I don't know if you would agree with me or not, but जैसे there is a certain emotional geometry on your face which kind of keeps returning no matter what role you're playing. मैं यहाँ पे आया, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना था, मैं इन लोगों से मिला ताकि कोई तो बता दे कि तुम्हारी क्या लगने वाली है आज। So perhaps it's my way of hiding my nervousness in order to break into something new that I'm doing. But when Rajat casts me in his films, he doesn't typecast me. You understand what I'm saying? So I want to understand, and I've heard you speaking about Shakespeare, that you read it with delight, you perform it, and what is the trick to entering Shakespeare? The most absurd or unnecessary direction a filmmaker has ever given you? Rajat Kapoor improvising or Ranveer Shore riffing? Some people resist introductions because they never really arrive in full view. Vinay Pathak reveals himself in ruptures, a story slipped into a pause, a memory that suddenly resurfaces mid-sentence. To frame him too neatly would be to miss him. तो बेहतर है कि हम एक छोटे से लम्हे से शुरुआत करें और बाकी बातें खुद ब खुद खुलती जाएं। विनय, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना इतना कीमती वक्त दिया। मैं सबसे पहले तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना शायराना इंट्रोडक्शन मेरा कभी किसी ने, बहुत छोटा इंट्रोडक्शन इस जीवन में किसी ने नहीं किया था। So I'm very touched and very moved and very embarrassed, but thank you very much. So I want to start with हाल ही में आपका एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें आप अपनी फिल्म चिड़िया का प्रमोशन कर रहे थे। आई थिंक शायद DNA में था वो इंटरव्यू। एंड सडनली आप अपने किरदार के बारे में ही बात कर रहे थे। आप शायद एक स्पॉट बॉय की भूमिका उसमें अदा कर रहे हैं। एंड सडनली फॉर लैक ऑफ अ सिंपलर वर्ड, इट फेल्ट लाइक इट वाज ऑलमोस्ट अ रेडिकल डीसेंटरिंग कि आपने you took over the entire show and you just for the last 15-20 minutes you just spoke about the spot boy or and there was nothing else and you just kept speaking and it just struck me so much. It was almost like a correction of reality for me कि people who are in the periphery जो कमरे के बिल्कुल छोड़ के बैठे में उनको देखने की का जो instinct है, has that always been with you और या ये जो ये तहजीब बोल ले या एक जागरूकता बोल ले, ये आपने you've earned it over the years while you worked? देखिए प्रीता जी, इसको कई नाम दिए जा सकते हैं और मैं उन नामों की वजह से शायद नहीं करता, ये शायद ये मेरे स्वभाव में है, मेरी परवरिश में है। लेकिन मैं जिनकी बात कर रहा था वो शशि दादा, हमारे एक शूटिंग हम करते थे कॉमेडी शो में, वो हमारी बहुत सेवा की थी और उनका स्वभाव, उनकी स्पीड बहुत ही धीमी गति से, मंथर गति से। हमें याद है एक तो हम स्केच कॉमेडी करते थे और हमारे सारे दोस्त मिलके ना हम शशि दादा की नकल करते थे। उसमें सबसे खराब नकल मेरी होती थी। हमारे एक मित्र हैं
very funny, Mr. Suresh Menon. Yeah. वो शशि दादा की क्या तो कमाल की मिमिक्री करते थे. So what happens is that even the comedians, they get known for doing mimicry of people who are famous. Yeah. You know. लेकिन शशि दादा फेमस बाहर नहीं थे, हमारे लिए बहुत ही मशहूर थे. Unfortunately, he passed away not right after we finished shooting, but we found out, and we were very sad. We were very sad of his passing, and then मेहरान साहब ने चिड़िया की कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि इसमें आप स्पॉट बॉय का रोल कर रहे हैं. अब स्पॉट बॉय के रोल के लिए रेफरेंसेस होते नहीं. क्यों? मतलब तो हमेशा घिरे रहते हैं स्पॉट बॉय. हाँ, लेकिन वो रेफरेंस नहीं होता कि उस तरह का स्पॉट बॉय आप यू नो कि ये कूली का रोल है तो आप अमिताभ बच्चन ने जैसे एक किया था. अच्छा, यू नो स्पॉट बॉय का रोल इसके पहले शायद किसी ने किया नहीं होगा या किया है तो शायद मुझे पता नहीं. और मैं भी उतना कुशल एक्टर नहीं हूं कि मैं किसी को देखकर मतलब, बट चिड़िया में एक अटेम्प्ट था, एक प्रयास था मेरी तरफ से टू रिमेम्बर शशि दादा. In some way or the other, the kind of work that we do, it's a job of storytelling, but it's not the most important job in the world. Yes. Let's face it. I think we get too serious about ourselves sometimes. But the kind of job Shashi Dada did and that clan does, you know, on the shoot, it's very important. You know, it's a job of service, hospitality, warmth, day in and day out. It's a labor. It's a menial job compared to, you know, all the other crew members, but nevertheless very, very important. You know, it could set up your mood in the very beginning. अभी थोड़ी देर पहले हमारी प्रिय दोस्त प्रतीति ने हमें कॉफी पिलाई. ये काम अक्सर स्पॉट दादा करते हैं और ये बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, हार्दिक काम है. मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सुबह सुबह नाश्ता कराना, कॉफी पिलाना. मुझे लगता है माएँ क्यों याद करते हैं लोग. You know, it's because you've been nurtured by a mother ever since you were born. So I understand that it was an emotional act Correct. for you. For me, but was it also political or an ethical act? Not at all. Not at all. It was, you know, my way of saying, Shashi Dada, we miss you. That's all. That's all. पर आपको नहीं ऐसा लगता कि हम कई बार हिंदी सिनेमा में, क्योंकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, the gaze is always at the center and we lose the periphery, and people like you try to bring it to the center. पिताजी क्या है, ये मेरा मानना है, my opinion. Gaze is something that an actor cannot control. Cannot. You could do something in its purest form, but it could be construed as A, B, C, D, E, right? Yeah. Then how does an artist, and by an artist I'm not just saying an actor, sir aap MMS bana rahe hain, how does an artist, you know, be it a painter or a writer or a poet or a musician, how do they stick to their art, their craft, their form, their faculty in the utmost honesty? Is there a school that teaches you? No, right? It's who you are. It's your individuality that makes the art that it is. हम क्यों टैगोर की बातें करते हैं? हम क्यों शरदचंद्र की बातें करते हैं? हम क्यों हुसैन की बातें करते हैं? क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है, उनकी पर्सनैलिटी उनके आर्ट से झलकती है. Lots of times there aren't many words, but they say a million things. So I'm not comparing myself to all these big names. I'm just saying the easy way to do it is to be true to your form and whatever is it that you have to do.
I'll give example of Shashi Dada. He never tried to imitate anybody else. कि मैं सुबह सुबह टोपी पहन के आएगा फिर सबको कॉफी दूंगा मैं. Never. He was so himself, and he was a kind man, very kind man. Usually in a job like that, you become a little dry, you know, you become cynical because the rewards are not very fruitful. They're not, you know what I mean. But to keep a kindness like that, a diligence like that, it's very touching. I was very touching to me. So do you think you live the most truthfully when you're breaking out of a script in that sense? I don't know. I really don't know. I think I try to live as truthful as I could be in the given moment. I think the moment I start to plan it, then the truthfulness would go away. I feel. अब जैसे आपने तैयारी की है अपने सवालों की, ये सवाल मैंने देखे नहीं है, लेकिन इनका जवाब देने के लिए अगर मैं पहले से होमवर्क करके आऊं, तैयारी करके आऊं, तो शायद मैं उतना ईमानदार नहीं हूं. बिल्कुल. अपनी जवाब के प्रति. इसलिए मैंने आपको सवाल पहले भेजे. अच्छा किया, आपने मुझे ईमानदार रहने में जो मेरी मदद की है. थैंक यू सो मच. तो मैं एक बहुत पर्सनल किस्सा आपसे शेयर करना चाहती हूँ. एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ when I was researching on your persona. So नेरूदा की मेमोइर्स में एक स्पेनिश कवि का जिक्र आता है, मिगेल हर्नांडेज. आपने कभी पढ़ा है उनको? नाम सुना. So उसमें तो he is a very simple poet और वो काफी जमीन से जुड़े हुए हैं. And Neruda writes about him that he would tell me too many stories about animals and birds, and he would say how exciting it would be to, you know, put your ear on the udder of a goat and hear the milk coursing through. Oh my God! I love. So अब चूंकि वो इस तरह के कवि थे और खैर and he was very poor. तो जब नेरूदा थोड़े से you know, he became politically active, उनको कुछ power था उनके पास, तो उन्होंने वहाँ पे एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन रिलेशंस के किसी हाई ऑफिशियल से बात की कि मिगेल की कहीं नौकरी लगवा दो, कि वो दोस्त है मेरा. और तो फिर और चूंकि उनको भी इनकी कविताएं बहुत पसंद थी तो वो मान गया. तो नेरूदा काफी खुश थे और उन्होंने मिगेल को फोन किया या जैसे भी बातें की कि मिगेल तुम्हारी योर फ्यूचर इज सेट और अब तुम्हें जो नौकरी चाहिए तुम बता दो, वो तुम्हें मिल जाएगी, तो तुम्हें क्या करना है बताओ. तो मिगेल कुछ देर उसने काफी सोचा एंड देन उसने कि कैन द विस्काउंट पुट मी इन चार्ज ऑफ अ फ्लॉक ऑफ गोट्स समवेयर नियर मैड्रिड. एंड और वो किस्सा और मैं जब भी पढ़ती मुझे इतना हमेशा लगता था कि काश मेरा मिगेल जैसा कोई दोस्त हो और उसके साथ मैं पहाड़ों पे उनकी बकरियों के साथ बीच बीच में शायद थोड़ा वक्त गुजार पाऊं. और फिर जब मैं आपके बारे में रिसर्च की तो मुझे लगा कि हाँ ये शायद मेरा मिगेल हो सकता है. ये शायद बकरियों के साथ काम कर सकता है. इनको देख के लगता है कि ये अच्छी तरह बकरियां चरा सकता है. I have never learned how to do it, but if entrusted with such love and cajolation, I can do it. But you know, see what I have written in my script. If he answers with goat jokes, what are you supposed to say? And you exactly no. There are goat jokes. As a matter of fact, when you were asking me this, it reminded me of how I came to know Neruda for the very first time. अच्छा. और मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हाँ. लेकिन जब भी मुझे अवसर मौका मिलता है तो मैं कुछ पढ़ लेता. जैसे किसी ने रेकमेंड कर दिया, जैसे तो मैंने एक फिल्म देखी थी इल पोस्टिनो. ठीक है, आपने तो जब आप मिगेल हर्नांडेज के बारे में बता रही थी तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ द प्लॉट ऑफ इल पोस्टिनो. It's very similar, you know, a simple Italian man जो बेरोजगार है, उसके पास काम धंधा नहीं है, किसी तरह करके छोटे से गांव में एक निकलता है कि एक पोस्टमैन की जरूरत है, क्योंकि उस गांव के बाजू में पैब्लो नेरूदा आके रहने वाले थे इन एग्जाइल, क्योंकि उनके देश में कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा था, उनको देश निकाला दे देगा तो वो देश से भागे थे. वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो रहने आ रहे थे उस विला में, और उनकी बहुत चिट्ठियां आने वाली थी, फैन मेल्स आने वाले थे. उसके लिए
एक पोस्टमैन की जरूरत है, ऐसा ये फिल्म का प्लॉट है। हाँ। और ये आदमी जिसके पास, इनको एक लड़की बहुत पसंद है और वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो कहते हैं कि चलो मैं कर लूंगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो भी इस नौकरी के लिए अप्लाई करेगा उसके पास साइकिल होनी चाहिए। तो ये अपना साइकिल लेके जाते हैं और इनको नौकरी मिल जाती है। वो कहती है कि कहाँ पे चिट्ठी बांटनी, बोले एक ही जगह पे बांटनी है, और वो है पाब्लो नेरूदा के घर पे। और ये आदमी नहीं जानता कौन है ये पाब्लो नेरूदा। वो कहते कि एक आदमी के पास इतनी चिट्ठियां क्यों आ रही है भाई, मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं लिखता। लेकिन वो साइकिल पे रोज जाते हैं उनको चिट्ठी देने, और धीरे धीरे पाब्लो नेरूदा से उनकी मुलाकात तो होती है, दोस्ती हो जाती है। मुझे लगता है कि कहीं पे एक मोहब्बत हो जाती है उन दोनों इंसानों में। और कैसे एक बार माय मोस्ट फेवरेट सीन, वो बैठा हुआ है समंदर के किनारे, वो कह रहा है कि मैं भी कविता लिखूंगा। अरे वो उनकी कविताओं को ही सर वो उससे मैं भी लिखूंगा, और कुछ समझ ही नहीं आता कैसे लिखूं कविता, कुछ मेटाफोर की बात होती है उसमें। आप जो एग्जैक्टली सीन नहीं पता, बट आई थिंक द होल आइडिया इज दैट ही टेल्स हिज गर्लफ्रेंड की ये कविताएं मैंने लिखी है, हालांकि वो नेरूदा की पोएम्स रहती है। फिर नेरूदा बोले कि द पोएट, नहीं उन्होंने बोला कि पोएट्री बिलोंग्स टू दोज हु कैन यूज इट, सो मेरी पोएट्री इज एज मच योर्स एज इट इज माइन। But my question from the context that I built. Thank you for the question, because it reminded me of a beautiful moment. Yeah, I know, it was absolutely. It was so lovely to hear that and to revisit that film. But my question from the context I built for Hernandez was to ask, क्योंकि आपको अगर किसी ने इस तरह की चॉइस दी होती कि विनय तुम्हारा फ्यूचर सेट है, तुम्हें जो करना है करो, तब आप क्या चुनते? What would have been your choice? I completely agree with Miguel's choice to go back to simplicity. Yeah. And now, I don't know 10 years ago if I would have made that choice. But now, I think it's a beautiful choice. Yeah. To unclutter your life, to live with nature, and to seek happiness, simple happiness. Yeah. I think it's very precious and beautiful, and it gives you access to poetry and simple beauties of life and how, yeah. So what is an ideal day like? जब आप छुट्टी पे हैं तो आपका दिन किस तरह से गुजरता है? बहुत देर तक सोऊं मैं, सुबह उठ के कहीं शूटिंग में जाने की जरूरत ना पड़े। सुबह 8 बजे, मतलब 8:30 में निकल जाओ, 9 बजे पहुंच जाओ। मैं 9:10 में आया हूँ यहाँ पे, देर हो गया मैं 10 मिनट। कहीं ना जाने की जल्दी हो, और कहीं पहुंचने की हलचल भी ना हो, वो बड़ा ही खूबसूरत दिन होता है। मैं ठाट से सोऊं, ठाट से उठूं, ठाट से खाना बनाऊं, ठाट से खाऊं, ठाट से किताबें पढूं, संगीत सुनूं, दोस्तों से बातें करूं, दोस्तों से मिलूं। I think it's an ideal day, no? Absolutely. Yeah. Oh, and जहां मर्जी जाऊं। Yeah, I love to travel. So आप कल विनियल्स का जिक्र कर रहे थे, so is that something you do where you go to in any city? Do you go collecting vinyls? मुझे देखिए, मैं उतना अमीर आदमी नहीं हूँ जितना मैडम बता रही हैं। ये वाइनल रिकॉर्ड्स का शौक मुझे चर्राया क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत शौक था। और वो बहुत सारा छोड़ के गए, लेकिन पिताजी का चॉइस जो था वो थोड़ा अलग था, खूबसूरत था। पुराने हिंदी फिल्मी गानों के काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जो पिताजी छोड़ गए। पिताजी की विरासत में मुझे बहुत कुछ मिला है। वाइनल रिकॉर्ड्स मिले हैं, किताबें मिली। I remember when I was in 5th or 6th standard, मुझे लगता था कि जैसे हमारे घर में इतनी किताबें हैं, सबके घर में होती होंगी। Because it's normal to have books, right? Yeah. और सबको पता होगा कि H.G. वेल्स कौन है और विलियम समरसेट मॉम कौन है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये तो हमारे अंग्रेजी के टीचरों को भी नहीं पता, जो कि हमारे घर में ऐसी किताबें पड़ी हुई हैं, पिताजी सारा पढ़ के बैठे हुए हैं। उसमें ऐसा है क्या? तो मैंने भी पढ़नी शुरू की। समझ में भले ना आए, लेकिन पढ़नी शुरू की। और मुझे लगता है कि साहित्य के प्रति लगाव जो है वो मेरे पिताजी की रही। तो जब आप
vinyl records खरीदने जाते हैं. So are you looking for specific titles or do you wait for them to just come to you? मैं उतना कलेक्टर भी नहीं हूँ, मैं बता दूं आपको. हाँ. मुझे जो उस समय दिखता है, मिलता है, अच्छा लगता है, मैं ले लेता हूँ. चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो या जैज हो या क्लासिकल हो, चाहे ठुमरी दादरा हो या मोजार्ट हो या सिम्फनी हो, जो भी मिल जाए. कल आपने शायद शाम को एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट की थी. आपने चार्ल्स बुकाउस्की का एक कोट शेयर किया था. एंड व्हाट वाज दैट कोट कि that intelligence makes me sad. People who understand most are probably the saddest. इस तरह का कुछ है. So I mean, people who don't know you personally but have seen you on the screen, I mean, you come across as a very soft person with so much comedic generosity. और Bukowski जो है, for me, he's got a dark lucidity, a very wounded persona. So, ये connection क्या है? Do you read him? Was that like a one-off post? Yeah. No, he's one of my favorite writers. So tell me about your connection with him, and it seems it takes people off guard actually. हाँ, yeah. मैं अब उसका क्या ही जवाब दूं? हाँ. कोई चीज आपको क्यों अच्छी लग जाती है उस क्षण में, उस पल में. लेकिन जो बहुत सारे ज्ञान का जो मजमा है और बहुत सारी चीजों को जानने का जो हुजूम है, खासकर आजकल, information technology is it, no? These days. Everybody wants to know everything. And the technology is providing that. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है. मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं जानता हूं, जिन्होंने YouTube पे पेंटिंग सीखी है भाई. YouTube पे बांसुरी बजाना सीखा है. How fantastic is that, right? Having said that, इसका अंत भी तो नहीं है. बहुत सारे ज्ञान का हो जाना भी तो अंत नहीं है किसी चीज का, ये कह रहा हूं. और जो अज्ञानता है, अगर वो अंधकार है, तो उसमें बुराई क्या है? जिस तरह हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, रोशनी की ओर बढ़ते हैं, we move towards light. Does that mean that we are straying away from darkness? Maybe. एक बहुत पुरानी कविता है, हमारे प्रिय कवि डॉक्टर श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी हुई, one of my favorite poems, and that's somehow sums up the answer that I'd want to give to the Bukowski's quote. दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है. मतलब जहां तक नजर आता है अंधकार ही अंधकार है. दृग देख जहां तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है. The curiosity pulls you. The mystery of what is on the other side pulls you. मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती, जिसको जाना है जाता है. मेरा तो मन होता डगमग, तट पर के ही हलकोरों से, मैं जब एकाकी पहुंचूंगा मझधार, न जाने क्या होगा. इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा. So the love for nothingness is this side. You are with the world of not knowing everything, but you're so curious that you want to cross that. But how fruitful would that be? You don't know. But eventually, every living thing crosses that stream. Nobody remains this side. But the love, the ultimate love to remain this side, clinging on to life, is also with everybody. So this dichotomy is what, somehow it pulled me with that Bukowski's quote. That
lots of times you understand, and it makes you sad because you understand. Anyway, enough said. Heavy हो गया ना? नहीं, but is that a poet you keep going back to? या आपने तो उस quote की explanation. चलिए, okay, I want to ask you something which I have noticed across all your roles. I don't know if you would agree with me or not, but जैसे there is a certain emotional geometry on your face which kind of keeps returning no matter what role you're playing. वो चाहे 10 विदानिया में जब अमर कौल अपनी bucket list लिख रहे हैं, this is the face of a boy, who knows that the world is too large for him, but still he decides to draw it anyway. There is, or जैसे भेजा फ्राई में, this person is being offended constantly, but he still keeps offering help. And, there is, how do I even explain it? But it is this, एक चेहरा, it folds, and then जैसे आंसुओं को रोक रहा है, और पर फिर भी वो हंसने की कोशिश कर रहा है. There is एक अजीब सी asymmetry होती है और फिर symmetry आ जाती है. And that, no matter even Johnny Gaddar, when जो वो scene था जहाँ पे वो in that club you lose 10 lakh rupees, and there is this violent outburst. आपके वो जो partner होते हैं, he reprimands की कैसे, and उसमें भी even in that violent outburst your face registers it not as anger. There is no it is, even then it is this deep woundedness which comes across. And so I have to really ask you that, is that something that you consciously carry into your roles, or it just leaks from your persona into everything that you do? Can I honestly tell you? Yes. I have no recollection of what you're talking about. Really? None. What do you mean? Anything, all I could say in order to answer what you asked me is that at the end of the day, whatever character that I'm trying to imbibe or understand, all of them are living beings and they all have an emotional background. Yeah. That's what it makes you human. चाहे आप चोर हो, सिपाही हो, पुलिस हो, डाकू हो, खूनी हो, या पति हो, पत्नी हो, राहगीर हो. One thing that is the most common is your emotional being. Yeah. भावनाएं जिसको कहते हैं. जो नवरस जो हैं आपके अंदर, जो हमारे सारे आर्ट में प्रचुर मात्रा में रहते हैं. तो शायद my approach to all characters that I play perhaps is lots of compassion. That is the first thing you need to approach it with. And then of course the objective of what is it that you're doing in the scene. Verb, active verb. ये दो चीजें तो मतलब given है, basic है. उनको करने में शायद मैं तो मैं ही रहूंगा. Yeah. है ना? तो जो मेरे जज्बात हैं, जो मेरी भावनाएं हैं, my emotional quotient, you could say, my EQ, even if I try or not try, my EQ has to get expended into whatever is it that I try to do. Maybe that's what is limiting, और आपको सबने मुझे वो लिमिटिंग नहीं लगी, बिल्कुल भी. मैं उसको मैं अगर ओके मे बी यूर नॉट, आपने बोला कि आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, बट व्हाट माय रीडिंग इज इट इज द फेस ऑफ समवन हु इज प्री cynical or who has not given into cynicism, and there is a certain sort of resistance, and I think that also comes across in your choice of, say, films and directors. आप हमेशा ज्यादातर फिल्में अपने फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ की, तो ये भी तो एक तरह का क्लू है ना, that these people have still not developed that cynicism, and there is a certain chemistry towards them that kind of attracts you to them. How do you? Perhaps they don't know the monster they're going to work with. एक बार काम करने का इसके साथ, इसके बाद नहीं करने का. ये सीरियस नहीं काम है ये लड़का अपना. Yeah, because there is this familiarity, of newness. Okay. पहली बार काम करने का जो एक्साइटमेंट है, मुझे भी था शुरू में. मुझे तो हमेशा रहता है. मैं यहाँ पे आया, मुझे पता नहीं मुझे क्या करना था. मैं इन लोगों से मिला ताकि कोई तो बता दे कि तुम्हारी क्या लगने वाली है आज.
So perhaps it's my way of hiding my nervousness in order to break into something new that I'm doing, and to side on with a visionary whose first film or first storytelling that it is. I think it's also very special, and perhaps I've been very lucky to have found some great first-time filmmakers. Yeah. I love it. I have no complaints at all. So who amongst them was your favorite? All of them. Tell me something in detail about कैसा रहा उनके साथ. Whatever experience you remember the most vividly. जितने भी first time directors के साथ मैंने काम किया, first time directors, second time directors, चाहे वो रजत कपूर हो या श्रीराम राघवन हो या सत्यांशु सिंह देवांशु सिंह हो विद चिट्टू का बर्थडे, या शशांक शाह हो विद 10 विदानियां एंड चलो दिल्ली, सागर बिलारी हो विद भेजा फ्राई. There's so many. Like most of my films, they're like, there's a guy called Akshay Shere. I did a film with him. It was supposed to be a thriller, very emotional, Atyachar. The film didn't do very well, but Akshay was so passionate and so driven. It was lovely. तो मेरे लिए उनका जो टैलेंट है, उनका जो विजन है, उससे जुड़ पाना मैं I find it very I find it a privilege to be a part of somebody's first vision. But it is also stepping into untested waters, na? Of course. I think I step into untested waters every time I do a new film. It's a new character, no? It's untested. I haven't done this before. You understand what I'm saying? Yeah. So it's going to be untested anyway. I would be going to be working towards it anyway. So if I'm working with somebody who is completely new, or like Ram Raghavan or Rajat Kapoor, every time they seem like they're making it for the very first time. वो भी उतने ही ज़्यादा मतलब experimental हैं जितना मैं हूँ कि भाई what is going to work. I love that about my collaborators. If I have the privilege to say so. So Rajat Kapoor की बात करते हैं. So like whenever I've seen both of you on screen, you always seem to represent opposing forces. मतलब वो एक काफी well adjusted, well adapted persona रहता है उनका, थोड़ा detached. Somebody who the world, the way it is, rewards, and you are the person who's always the loser or जिनको शायद भुला दिया जाता है. So do you think, and I want to ask, what is this off screen भी आप इस तरह के, what is the persona like? What is the chemistry? Are the characters that we play. Yes, but it kind of keeps returning in a lot of films. It's not. I think because we both love to play and play in the truest sense of playing. Yeah. रजत कपूर हमारे बहुत पुराने मित्रों में से हैं, बहुत घनिष्ठ मित्रों में से हैं. He is one of the closest friends that I have from the time I came to Mumbai for the very first time. और मैं मजाक में उनको कहता हूँ मेरे विलियम शेक्सपियर रजत कपूर साहब ही हैं. मैंने अपने सारे नाटक उनके साथ किया मैंने. और हो सकता है शायद हमारी दोस्ती की वजह से, या शायद because of his generosity and his kindness, the way he approaches his friends is the way he approaches his actors as well. He allows them to play a lot, which is not very prevalent in general. I like that. I like that about Rajat. I like that about Raghavan. I like that about all the friends of mine, who allow me to play, because that's what keeps me excited. If I'm not playing, then मुझे नहीं खेलना है यार. तो ये I think ये रिश्ता जो है हमारी दोस्ती का, हमारे सामंजस्य का, हमारे कोलैबोरेशन का, हमारे एक दूसरे को समझने का, not just in our work but in our life as well. He's like my family friend, but at the same time he's my closest friend. He's my confidant. अगर मुझे कोई ऐसी बात सालती हो जिसका मैं किसी और से उल्लेख नहीं कर सकता, मैं उनके साथ बेझिझक कर सकता हूँ. ऐसी दोस्ती हमने कायम की है इतने सालों में.
30-35 सालों में, तो शायद वो झलकता है हमारे काम में। आई डोंट नो, अगर झलकता है तो अच्छी बात है। नहीं झलकता है, पर जो मेरा सवाल ये था कि आप हमेशा काफी अपोजिंग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। I think maybe perhaps because we get typecast. Yeah. But when Rajat casts me in his films, he doesn't typecast me. You understand what I'm saying? चाहे वो मिथ्या हो या वो अभी मैंने हाल में एक फिल्म की उनके साथ, Everybody Loves Sohrab Handa. He never typecast. तो मतलब it's not our relationship. It's what other people, like all the films that you mentioned, these are not the films that are done by either him or me. Yeah. है ना? But we somewhere fit because he's very royal looking, debonair looking, and I am very goofy looking. So I don't know. Maybe that chemistry works. The chemistry of the odd couple. Yeah. Perhaps that works. Perhaps that might not work with Ranveer and I, but with Rajat, it works. Yeah. Okay, and with Rajat, you've done King Lear. I think he's the one who's directed. So I'm very jealous of people who can enter Shakespeare. कि मुझे कभी, however much I tried, I could never warm up to it. मुझे काफी वो formally elevated लगा, and although it's something I know that I should appreciate and respect, but I could never warm up to it. So I want to understand. And I've heard you speaking about Shakespeare, that you read it with delight, you perform it, and what is the trick to entering Shakespeare, to get into a text like? दो चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किया आप। शेक्सपियर जब हम पढ़ते थे तो उसके लिए वार्म अप होने में भी बहुत वक्त लगता था, क्योंकि वो ऐसी जबान है, ऐसी भाषा है जो आम नहीं है ना, और वो नाटक लिखा हुआ है, उसमें पोएट्री भी है, उसमें सोनेट्स भी हैं, उसमें दिस है, दैट है, सारा कुछ है, फैंटेसी है, एक्शन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है, लेकिन सब एक पेंटोमीटर के साथ। अब वो तो जब हमने शेक्सपियर करना शुरू किया, यूजुअली विथ अप्रोच टू द फूल, द क्लाउन, कि मुझे भाई शेक्सपियर पढ़ना नहीं आता, मैं बुद्धू हूँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं आता, लेकिन पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे आप, है ना। मुझे टैगोर की पोएट्री समझ में नहीं आती, मुझे रविंद्र संगीत समझ में नहीं आता, तो हाउ वुड आई अप्रोच टू लर्न, है ना। तो जो हमारा एक पहला नाटक था सी फॉर क्लाउन, उसका शेक्सपियर से कुछ लेना देना नहीं था, बट दैट प्ले बिकेम a catalyst in all our lives as actors, जो भी उससे जुड़ा हुआ था, and we discovered clown, the strongest character that I might have played till now, and that clown helped me especially, and us, if I could say so, realize that how Shakespeare was not written to be read. Shakespeare is written to be performed, simple. उसको पढ़ने बैठेंगे ना तो आप उस जाल में उलझ जाएंगे. It's like that is उस षड्यंत्र में फंस जाएंगे आप. ये पागल है क्या? एक एलन नॉट एलन, some other लैम्ब साहब होते थे जिन्होंने लैम्ब स्टेल्स ऑफ चार्ल्स, some lamb, I think so, some lamb from Britain, उन्होंने लिखा था लैम्ब स्टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. आई थिंक उनका भी नजरिया यही था कि इसको कहानी के रूप में लिखेंगे ना तो बच्चे ज्यादा समझेंगे, और ये उन्होंने इंडियन बच्चों के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने वहां के बच्चों के लिए भी लिखा था, बच्चों के लिए नहीं लिखा था, फॉर पीपल दैट यू डोंट अंडरस्टैंड शेक्सपियर, इधर आओ मैं तुम्हें शेक्सपियर की कहानी सुनाता हूँ. उनकी जो ये वाले हैमलेट की कहानी सुनाता. हैमलेट में हुआ क्या था, एक लड़का है, वो जब हॉस्टल से घर आता है तो उसको पता चलता है कि उसके पापा का मर्डर हो गया है, पापा मर गए हैं, और उसके चाचा ने उसकी मम्मी से शादी कर लिया है. ऐकी होया भाई. That's the plot. Yeah. So, like for example, the best way to understand Hamlet is to watch Lion King. अच्छा. Lion King is all Hamlet. It is Hamlet. And when you
when you go to watch Lion King with that understanding, you realize, oh my God, it is Hamlet. Lion King लिखने वालों को तो मैं टू थम्स अप, तालियां बजाऊंगा कि आपने हैमलेट कितनी खूबसूरती से समझा दिया, मतलब करोड़ों अरबों लोगों को। और हैमलेट जिसने परफॉर्म किया स्टेज पे वो समझ गया कि हैमलेट क्या है। जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, टू बी और नॉट टू बी, वो सारा कुछ लायन किंग ने कितनी जल्दी समझा दिया, फिल्म मेकर ने भी और हमारे शेरों ने भी और हमारे सुअरों ने भी, जितने जानवर थे सबने मिलकर समझा दिया आपको। सो आई फील, वी फील दैट शेक्सपियर इज best understood when performed, however you perform it. And don't read Shakespeare. Go watch Shakespeare or go perform Shakespeare. ये हमारा नजरिया, काफी यूजफुल नजरिया है। हाँ, और हम चाहते हैं, क्योंकि आपने ये सवाल खड़ा किया है, हम आपको अभी न्योता देते हैं सबके सामने कि आप आइए और आप हमारा नाटक देखिए, शेक्सपियर वाले नाटक, और फिर आप बताइए कि आपको did you warm up to it, to it or not? Absolutely. And that's a promise. I will come. Of course, Shakespeare is always an adaptation when you're playing apne context mein. Let me talk about an adaptation that you made of a book called Like Water for Chocolate. And I'm asking you this because probably my favorite, it is one of the movie that I saw and the book, it is one of my favorites, and probably मेरी बहुत कई सारी favorite films का genre शायद food है, Tampopo, Babette's Feast वगैरह. So what drew you to this book particularly? I think the same thing, because I love the book, and my friend Parvati Balgopalan, who also co-wrote and directed the thing. I didn't direct it. I just adapted it with her. I wrote the dialogues. इतनी पतली सी किताब है, इतनी खूबसूरत किताब है। उसमें वो शोले में एक डायलॉग है ना कि मौसी जी बसंती, वो इस कहानी में ड्रामा है, ट्रेजेडी है, इमोशन है, सब कुछ है, और इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कंप्लीट स्टोरी. The pathos and the tragedy and the joy and everything is there. और मतलब in a nutshell, it's a 100-page novel. Like it's a novella. तो मुझे भी पसंद था, पार्वती भी पसंद था. Parvati wanted to make it as her first job foray into, making. And that's how it came about. So, कल आप बता रहे थे मुझे that हमारे कल्चर में एक वर्ड है हमने वाला, जो शायद बाकी कल्चर में सब तो ऐसा, तो क्योंकि we are so much into food as a culture, पर ऐसी फिल्में तो नहीं बनती इतना जो फूड के जॉनर को इतना एलिवेट करे. ये ज्यादातर फिल्में हम बाहर की फिल्मों, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मैंने बहुत कई गिनी चुनी फिल्में देखी जिसमें कहीं, अभी आई थिंक वो शायद मिसेस थी जो मैंने देखा, वो किचन में सानिया मल्होत्रा के साथ, एग्जैक्टली मुझे सो ऐसा क्यों है कि यहाँ पे फूड जॉनर की फिल्में नहीं बनती? मुझे लगता है ये सवाल आपने गलत इंसान से पूछ लिया है. काश मेरे पास इसका जवाब होता कि हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते. पता नहीं, फिल्म बनाने वालों से ये पूछना चाहिए, जो निर्माता लोग हैं, जो निर्देशक लोग हैं, जो लेखक लोग हैं, उनसे पूछना चाहिए कि भाई क्यों ऐसी फिल्में आप नहीं बनाते. इसका जवाब मेरे पास नहीं है. Having said that, I think मुझे नहीं लगता कि कोई भी फिल्म बनाने के पहले कहता है मैं फूड पे एक फिल्म बनाऊंगा. मुझे लगता है कि फिल्म बनाने वाला, कहानी लिखने वाला अपनी कहानी पे ज्यादा ध्यान देता है. कहानी प्रधान होनी चाहिए. जैसे इट्स नॉट अ डिबेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी फिल्म कहानी प्रधान नहीं थी और ये फिल्म कहानी प्रधान थी. मैं ये कहता हूँ शुरुआत होनी चाहिए कहानी से, और जो कहानी आपको एक्साइट करती है, जो कहानी आपको इंस्पायर करती है, आपको प्रेरित करती है, आप वही कहानी कहेंगे ना. जो कहानी कहने की तमीज आपको नहीं है, वो कहानी आप क्यों कहेंगे? समझ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो वही बात है कि
अब जैसे हमारे यहाँ शादी में कितनी फिल्में बनती है ना। अब फिर वेस्ट में भी कोई ये बैठ के सवाल कर रहा होगा कि भाई हॉलीवुड में क्यों नहीं बनती शादी पे फिल्म? बनती है, कभी बिल्कुल टूट जाती हैं इसलिए नहीं बनती। टूटने पे बहुत फिल्में बनती है वहां पे। हाँ सही बात है। दी तो पर कल आप लौकी की बात कर रहे थे एंड यू वर सो पैशनेट अबाउट रेसिपीज एंड तो आई एम पैशनेट अबाउट लौकी आल्सो। हाँ Yeah, very passionate. so tell me about your relationship to food. मुझे खाने का बहुत शौक है और शौक होने के साथ साथ अंदर में भूख भी है और मुझे पैदा होते ही बताया गया है कि ये आपकी जरूरत भी है कि खाना बहुत जरूरी है वरना आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब बताइए ऐसी चीज जो आपको बचपन में ही बता दिया गया हो कि इसके बिना जिंदा नहीं रहोगे तुम और वो आपका पैशन बन जाए। ठीक है ना। मैं शाकाहारी हूँ 100%। मुझे खाना खाने का शौक है, खाना बनाने का शौक है। शायद while growing up हमारे घर में खाने के शौकीन काफी लोग रहे होंगे। I grew up in a big joint family. चाचा चाची कजिन्स भाई बहन मामा बुआ फूफा मासर जी सारे लोग। I think food had always been a thing of joy to rejoice and not individually, and I think culturally also we enjoy food together. सब बैठ के खाना खाने वाली बात जो है ना, साथ मिलके खाना खाने वाली बात, सिर्फ एक दो लोग नहीं, सारे लोग मिलके खाना खाने वाली बात, ये हमारे कल्चर में बहुत ज्यादा है और भी कल्चर्स में है, लेकिन हमारे यहाँ है प्रचुर मात्रा में। शायद इसीलिए मुझे मोहब्बत है कि ये एक परिवार की बात है, ये एक संस्कृति की बात है, ये कल्चर की बात है। तो आप अकेले, and it's a very Western thought that I went to a restaurant and I went by myself. You know, I ordered food and you still enjoy it. But that's not Indian today. You always want to eat with somebody or with friends. Yeah. तो हूँ तो मैं भारतीय ही अंदर से लेके बाहर तक। तो खाने के साथ वो रिश्ता मुझे लगता है इसीलिए लाज़िम है। तो जैसे like water for chocolate में जो वो if you are cooking with grief वो किस तरह से वो खाने पे उसका असर आ जाता है, and that is of course in a magical realist format, पर उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। So do you think food is that deeply connected to our emotions and आपने कभी उतने deeply सोचा? It is more than, see हमारे यहाँ अलग है। Like Water for Chocolate is not our story, but what we did with Like Water for Chocolate became our story. हाँ, so वो क्या, क्योंकि मैं देख नहीं पाई थी मार्गरीटा। We adapted it. हाँ, so इसमें किस तरह से जी हमारे यहाँ आप देखिए जनवरी से लेके दिसंबर तक जितने त्योहार, हर त्योहार में जो खाना बनता है वो उस त्योहार का द्योतक है। ठीक है कि मकर संक्रांति में जनवरी में हम पतंगे उड़ाते हैं और क्या खाते हैं, तिल खाते हैं क्योंकि वो अभी अभी खेत से बना होता है। हमारे यहाँ चिवड़ा बोलते हैं जो मुंबई में उसको पोहा कहते हैं, वो उसकी चीजें बनती हैं। चूड़ा दही हमारे यहाँ कहते हैं बिहार में, वो खाते हैं। आप मतलब हर महीने में आए ना, हर महीने में जो त्योहार हैं, अब मतलब होली में क्यों पकवान बनते हैं, तरह तरह के पकवान बनते हैं। हमारे यहाँ मालपुआ बनता है होली और दही बड़े बनते हैं, मतलब ये त्योहार का खाना है। और हमारे यहाँ तो हर महीने त्योहार होता है। हर पूर्णमासी को सत्यनारायण भगवान की कथा होती है और पंजीरी बनती है, वो शुद्ध घी में बनती है। वो प्रसाद में, प्रसाद के लिए आटे की पंजीरी होती है, वो अन्न है लेकिन उसको प्रसाद के नाम पे इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो सब लोग खाते हैं। फ्रूट्स भी प्रसाद होता है लेकिन फिर भोज भी होता है ना। पूजा हो जाने के बाद सब बैठ के अपने समाज के साथ, अपने समुदाय के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ, अपने मामा चाचा भाई बहन बंधु के साथ बैठ के पूजा खत्म होने के बाद हवन होता है। हवन होने के बाद हम खाते हैं। क्या खाते हैं? जो बरसों से चला, वो हमारा कल्चर है। ये दिवाली में ये खाना बनता है, होली में ये खाना बनता है, एकादशी में ये बनता है, अमावस्या में ये बनता है। तो
हर त्योहार के लिए हमारे यहाँ खाना है। और हमारा जो भी भावनात्मक संबंध है हमारे भोजन से, वो अलग अलग इसलिए भी है क्योंकि हमारा हर प्रांत जो है एक दूसरे से अलग है। आप केरल में जाएंगी तो वहां का खाना अलग होगा ओणम के लिए, और ओणम से मिलता जुलता जो भी इधर है उनका खाना अलग होगा, बिकॉज इट ऑल्सो शोज वेयर यू लिव एंड हाउ यू रिस्पेक्ट द सराउंडिंग्स दैट यू लिव। So it's not just celebrating the food and the family, but also the time and space. तो मतलब कितना जुड़ा हुआ है हमारा खाना हमारे एवरीडे दिनचर्या से। तो इसीलिए मुझे मतलब खाने से मोहब्बत भी है, लेकिन उसमें कहानी है। There is a story to tell, and every festival that we cook for or we celebrate, there is always a story. We're a culture of storytellers. So if you were to choose a story to make a film or to write, what would excite you the most? I don't know. I mean, I don't want to narrow it down to, कि भाई मैं ऐसा, it depend on the story. There are a couple that I'm working on. Yes. Few of the stories that have been passed on to me from my dad. He was a great storyteller himself, though he was a cop. But a great storyteller, because before he was a cop, he was a teacher. So I think even my mom's a housewife, but the way she tells stories, the way she remembers events, there's always a structure of storytelling. There's a beginning, middle, and the end. And, it's lovely. So I think शायद मेरी पहली कहानी उस तरह से होगी, इंशाल्लाह। I don't want to jinx it. Okay, so I think because of the time constraints, we are at the end of our segment, but it is a segment where I don't want you to think too deeply before answering. Just quick answers. No, that's not true. And we're going to call it the archive room, not because it is about the past, but because these are the things that stay. So I'm going to ask you a question and just give me quick answers. Ji. So if you had to act only in comedies or only in tragedies for the rest of your life, what would you pick? Ouch. Comedies. Comedies. Yeah. The most absurd or unnecessary direction a filmmaker has ever given you? Yes. Okay. Okay. A film you thought you'd hate and ended up loving? Oh. Dabang. Okay. A film you respect but you didn't enjoy? Parzania. Okay. It's too sad. If you had to show one film to an alien to explain human emotion, what would it be? हम आपके हैं कौन? Okay. Sorry. हम दिल दे चुके हम दिल दे चुके हैं. अच्छा. Okay. The last thing that you underlined in a book. When was the last time I did it? The last thing that you underlined. What was the last? Yeah, last time. And what did you underline? Maybe a little longer answer. Yeah. Please. I try not to keep a pencil or a pen around me when I'm reading something. Okay. क्योंकि हमारे एक टीचर ने सिखाया था कि दूसरों के जो imaginary circumstance हैं उनको खराब मत करो. जी. You have no right to influence your crap on other people. Because this is not a book only you going to read. You should allow other people also to read the book that you have just read, that particular copy also, and don't kill it for them. So I don't. You don't. Okay. I find it very unnecessary and preposterous. Who is a better audience? Actors watching you or strangers who perhaps don't know the grammar of cinema that well? The latter, always. The latter. Yeah. Okay. Now this is going to be a bit of this or that. First take or fifth take? First take. Rehearsed precision or raw spontaneity? It could be both,
But I would go with the raw spontaneity. Okay. Theatre, stage, or film set? Again, I think it's controversial. I would choose for both. But yes, theatre has a different labor for an actor. Though sometimes in front of camera, it's more difficult. Director who whispers or director who shouts? Who whispers, of course. Okay. Silence in a scene or monologue? Silence. Satyajit Ray or Ritvik Ghatak? Ray. Mughal-e-Azam or Pyasa? Mughal-e-Azam. Black and white or saturated color? I would go with black and white. Okay. Long takes or sharp edits? Once again, both, because they're completely two different things. Even in long takes, a sharp edit makes it more impactful. Okay, fair enough. Yeah. Music in the background or silence that breathes? Silence. Rajat Kapoor improvising or Ranveer Shore riffing? Again, they're both favorites, but I'll go with Rajat because he is always the director and director is always right. A co-actor who surprises you or one who steadies you? A co-actor who surprises me. Of course, always. Okay. Being directed by a friend or a stranger? Once again, both, but one is a privilege and the other one is a joy. A chaotic set with magic or a disciplined one with perfection? Magic. Instinct or analysis? Instinct. Head or gut? Head. Melancholy. Oh, sorry, gut. Gut. Okay. Gut. Gut is head means you have thought about it, right? Gut. Because also accepts food. Melancholy that lingers or joy that passes quickly? Joy that passes quickly. Empathy or detachment as an actor's tool? Detachment. Character you understand or character you don't? Both. Again, both. Because they're both characters. First scene of a film or the last frame? Again, they're two different things. Sometimes one is more impactful than the other, depending on the story that you tell. Okay. Watching alone or watching in a full theatre? In a full theatre any day. Okay. With public. Yes. Foreign films with subtitles or dubbed versions for immersion? Subtitles. Not dubbed. I don't like dubbed. A film that confuses you or one that reassures you? Confuses me is more preferred because it makes me question, think, ponder, and hence somehow satisfies my curiosity. चलिए बस अब एक आखिरी सवाल. सो पेरिस रिव्यू का एक पुराना इंटरव्यू था जब गैब्रियल गार्सिया मार्केस के साथ, और उसमें इंटरव्यूअर ने बहुत शुरुआत में उन्होंने मार्केस से पूछा कि मार्केस डू यू लाइक दैट यू आर बीइंग रिकॉर्डेड, एंड उन्होंने कहा कि नो बिकॉज ही सेड नो बिकॉज अदरवाइज. हाँ, सो उन्होंने कहा कि जब मुझे पता होता है कि मैं आई एम बीइंग रिकॉर्डेड तो मैं उतनी ट्रूथफुली बातें नहीं कर सकता हूँ. मैं तो सारी एक्टिंग कर रहा था अभी तक, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने सवाल आपसे अंत में पूछा, शुरुआत में नहीं. So is that true for you? Otherwise मुझे apologize शुरू से करना पड़ता. No. Honestly, if you're asking me, I would have loved this whole thing without the recording. Yes. Because that would have had a different outcome too. But because we are doing it, lots of other people are also watching, we have to be civil about it. And I'm not the most civil guy. चलिए, so I think कि जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ वो शायद सिर्फ एक पहलू था. असली बात तो नहीं है, उससे ज्यादा नहीं है. I think असली बात हमेशा की तरह जब कैमरा बंद होगा तब होगी. Of course. Thank you, Zineb, for giving this time. Thank you. I also want to say thank you to your viewers. I'm usually very averse to tete-a-tete, as they say, because I feel that I keep putting my foot in my own mouth, keep ending up making a fool of myself.
I try to also deliberately most of the times, but this had been very riveting and exciting. Thank you. Thank you. I'm glad you enjoyed it.